नमस्कार। चलिए आज भारतीय अर्थव्यवस्था की बड़ी और दिलचस्प कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। हम इसके सफर, इसके अहम मोड़ और आज के दौर की चुनौतियों पर एक आसान तरीके से नजर डालेंगे। तो भारत आज जहां है वहां तक कैसे पहुंचा? वो कौन सा एक बड़ा मोड़ था जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया? चलिए पता करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। उस बड़े बदलाव से पहले आखिर हमारी अर्थव्यवस्था दिखती कैसी थी? उसकी खास बातें क्या थीं? सबसे पहली और जरूरी बात है प्रति व्यक्ति आय, जो कि काफी कम थी। मतलब दूसरे देशों के मुकाबले भारत में एक आम इंसान की औसत कमाई बहुत कम थी। देखिए 2012-13 में ये सिर्फ 39,168 रुपए थी। और इसके साथ साथ हमारे देश पर जनसंख्या का एक बहुत बड़ा दबाव था। 2011 की जनगणना के हिसाब से हम 121 करोड़ से भी ज्यादा थे, दुनिया में दूसरे नंबर पर। और ये बहुत जरूरी बात है कि हमारी ज्यादातर काम करने वाली आबादी, मतलब करीब 58% लोग अपनी रोजी रोटी के लिए खेती पर ही निर्भर थे। सोचिए, आधे से भी ज्यादा लोग। तो उस समय की जो पूरी व्यवस्था थी उसे हम नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब सरकार ही सब कुछ प्लान करती थी। 1951 से ही पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थीं जो देश के विकास के लक्ष्य तय करती थीं, और ज्यादातर जोर सरकारी कंपनियों पर यानी पब्लिक सेक्टर पर ही रहता था। और फिर कहानी में आता है एक बहुत बड़ा मोड़। साल था 1991। इसी साल औद्योगिक विकास के लिए एक बिल्कुल नया मॉडल लाया गया। इसे हम सब एलपीजी मॉडल के नाम से जानते हैं। अब ये एलपीजी मॉडल जो था वो तीन बड़े आइडियाज या कह सकते हैं कि तीन स्तंभों पर खड़ा था: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। चलिए एक एक करके समझते हैं कि इन तीनों का मतलब क्या है। तो सबसे पहले है उदारीकरण। इसका सीधा सा मतलब था कि जो पुराना लाइसेंस राज था उसे खत्म किया जाए। पहले कोई भी उद्योग लगाने के लिए बहुत सारे लाइसेंस और परमिशन लेने पड़ते थे। उदारीकरण ने इन सब मुश्किलों को कम कर दिया ताकि बिजनेस करना आसान हो सके। दूसरा था निजीकरण। देखिए, उस समय बहुत सी सरकारी कंपनियां ठीक से काम नहीं कर पा रही थीं, मतलब घाटे में चल रही थीं। तो सरकार ने निजी क्षेत्र को यानी प्राइवेट कंपनियों को आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि औद्योगिक विकास में उनकी भूमिका बढ़े। और तीसरा वैश्वीकरण। इसका मतलब था भारत के बाजारों को दुनिया के लिए खोल देना। बाहर की कंपनियां भारत में आ सकती थीं और हमारी कंपनियां भी बाहर के देशों में जाकर मुकाबला कर सकती थीं। एक तरह से इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी से जोड़ दिया गया। तो ठीक है, ये तीन बड़े बदलाव तो हो गए, पर सबसे जरूरी सवाल यह है कि इनका असल में असर क्या हुआ, हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। ये स्लाइड जो है ना, ये पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए 1991 से पहले सब कुछ सरकार के हाथ में था, एक बंद बाजार था। लेकिन 1991 के बाद प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाया गया, लाइसेंस सिस्टम खत्म हुआ और पूरे दुनिया से मुकाबला करने का दौर शुरू हुआ। इन सुधारों के कई अच्छे नतीजे भी निकले, जैसे देश के बुनियादी ढांचे में, मतलब सड़क, बिजली, इन सब में निवेश बढ़ा। बाजार में कंपटीशन बढ़ा, जिससे चीज़ों की क्वालिटी बेहतर हुई और ग्राहकों को अच्छी सर्विस भी मिलने लगी। लेकिन इतनी तरक्की के बावजूद ये बदलाव कोई जादू की छड़ी नहीं थे। आज भी हमारी अर्थव्यवस्था के सामने कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं जो कहानी का एक अहम हिस्सा हैं। तो सबसे पहले गरीबी को समझते हैं। गरीबी रेखा का मतलब क्या होता है? ये वो कम से कम आमदनी है जो किसी इंसान को अपना पेट भरने के लिए चाहिए। सरकार ने इसका एक पैमाना तय किया है, रोज की जरूरत की कैलोरी के हिसाब से। जैसे गांव में रहने वालों के लिए ये महीने का 816 रुपए है और शहर में रहने वालों के लिए 1000 रुपए। और 2011-12 के रिपोर्ट के हिसाब से हमारे देश में करीब करीब 27 करोड़ लोग इस गरीबी रेखा से भी नीचे थे। सोचिए, 27 करोड़ लोग जो इतना भी नहीं कमा पाते थे कि अपनी रोज की जरूरतें पूरी कर सकें। और ये जो तस्वीर है ये धन की असमानता के मुद्दे को बहुत साफ दिखाती है, मतलब अमीर और गरीब के बीच की खाई। देखिए, देश के जो टॉप 5% अमीर परिवार हैं उनके पास देश की 38% दौलत है, और वहीं दूसरी तरफ जो नीचे के 60% परिवार हैं उनके पास सिर्फ 13% दौलत है। कितना बड़ा फर्क है ना। गरीबी के अलावा भी कई और बड़ी मुश्किलें हैं, जैसे बेरोजगारी। आज भी बहुत से लोगों के पास काम नहीं है। खेती में पैदावार आज भी कम है, और हमारा बुनियादी ढांचा जैसे बिजली, सड़कें, ट्रांसपोर्ट वो अभी भी उतना अच्छा नहीं है। और हाँ,
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुकाबला भी बहुत कड़ा है। तो आज के इस विश्लेषण के आखिर में हम देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये लगातार चल रही है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए अब भारत को अगले किस बड़े सुधार की जरूरत है?